Hello, students. You are once again welcome to the next chapter and next topic, which is chapter number 6, Wave Optics. This is actually the third unit, and of the third unit is the first chapter from third unit. In this chapter, what we are to study here is number one is the electromagnetic nature of light. Light, of course, light waves. Then definition and properties of wavefront, and then Huygens principle. So these are main three topics which we'll be studying here. And to study wave optics, we proceed with the first topic, and that is electromagnetic nature of light waves. But before doing that, we'll be starting with the wave theory. सो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट. एक्चुअली क्रिश्चियन हाइजेंस ने सबसे पहले ये थ्योरी प्रपोज की थी. उसने जो इस थ्योरी में अपने सेलिएंट फीचर्स रखे वो उसने ये रखे कि फर्स्ट इज लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव. इन पर्टिकुलर उस टाइम पे उसने कहा था कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो लाइट है इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन. दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हाइजेंस. तो अब यदि ये वेव है और मैकेनिकल वेव है और इसने मीडियम में से गुज़रना है, तो हाइजेंस ने ये प्रपोज़ किया कि जो हमारा वो हाइपोथेटिकल मीडियम है, जो हमने सोचा कि ये मीडियम है, तो वो मीडियम हमारा जो है दैट इज़ टर्म्ड एज ईथर. तो हमने उस हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम रख लिया ईथर. तो ये ही हमने कहा. और क्योंकि ईथर में लाइट प्रोपेगेट करनी है और लाइट की जो वेलोसिटी है वह बहुत ज़्यादा है. लाइट की वेलोसिटी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. तो इसीलिए यहाँ पर उसने ये सोचा कि जो मीडियम है इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड हैज़ वेरी लो डेंसिटी. ये एक्चुअल में परस्पर विरोधी चीज़ें हैं, बट स्टिल इट वाज एज्यूम्ड एट दैट टाइम कि हमारे पास कोई और ढंग नहीं था उसको एक्सप्लेन करने का. और नेक्स्ट उसने जो इसका फीचर लिया वो ये था कि द वाइब्रेशंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट आर प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड द एनर्जी कैरिड बाय देम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. सभी डायरेक्शंस में बराबर बराबर एनर्जी जाती है और ये वेव्स के रूप में जाती है. फिर फ्रेनल ने बाद में और कुछ और साइंटिस्ट ने इसको मिलके मॉडिफाई किया, इसको जो हाइजेंस की प्रोपोजिशंस थी, मॉडिफाइड द हाइजेंस प्रोपोजिशंस for explaining optical phenomena like reflection, refraction, interference etc. इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर है. तो यही हमने अगले पॉइंट में यहाँ लिखा है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस मेड टू द हाइजेंस थ्योरी वाज दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड नॉट लॉन्गिट्यूडनल. तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी क्रिश्चियन हाइजेंस द्वारा,
और उसकी कैसे कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया था, ये हमने देखी। यहाँ तक तो हमने यही कहा कि ये जो हमारी लाइट है वो एक वेव है, पर यही कहा गया कि ये मैकेनिकल वेव है। परंतु बाद में ये पाया गया कि ये मैकेनिकल वेव्स नहीं हैं। मैकेनिकल वेव्स के लिए मैकेनिकल मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए, पर जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके लिए हमें किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको बाद में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था। 1865 में उसने एक थ्योरी दी थी। तो उस थ्योरी के मुताबिक उसने कहा कि जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की वेरिएशन के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होती हैं। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर ये लिखा है कि जे मैक्सवेल in 1865 predicted theoretically that light waves are electromagnetic waves which are generated by oscillatory motion of charged particles like electrons and do not require any material medium for their propagation। तो होता क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो यही कहा था कि द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए टाइम एंड स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए टाइम एंड स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड which results in the propagation of electromagnetic waves in free space. So the requirement of hypothetical medium ether as proposed by Huygens was discarded। तो तब हमने कहा कि भाई हमें जो ईथर नाम का हम मीडियम सोच रहे थे उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही हमारी वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। अब जो हमारी ये थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि ए सोर्स ऑफ एनर्जी एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, जिसको हम वेव्स बोल रहे हैं। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जैसे सूरज की बात करें तो सूरज से जो एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, वो रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं उसको। दूसरा कहा था उसने, दूसरा जो इसका स्पेशल पॉइंट है, द रेडिएशंस यानी वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ट्रांसवर्स नेचर होगी इसका मतलब, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देयरफॉर सच वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, बट these are not mechanical waves, these are non-mechanical waves और electromagnetic waves। तो ये बात नोट करने वाली यहाँ पे है कि हमारी जो वेव्स हैं वो ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, और जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनमें मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, पर लाइट के प्रोपेगेशन के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि हम हाइजेंस प्रिंसिपल को स्टडी कर रहे हैं तो हम इसके बीच में बार बार मीडियम का जिक्र करते रहेंगे, चाहे हमें आज पता है कि मीडियम नहीं होता प्रोपेगेशन के लिए, लाइट की प्रोपेगेशन के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इसको समझने के लिए, आगे डिस्क्रिप्शन देने के लिए हाइजेंस थ्योरी की हमें मीडियम का सहारा लेके समझाना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई इन द टाइम टू कम विल बी टेकिंग अप द मीडियम एज वेल। तो आगे इसी को समझाने के लिए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है वेव फ्रंट। तो ये हमारा न्यू टॉपिक वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट है क्या, या आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वेव फ्रंट क्या है। कि बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, वेव फ्रंट इज़ डिफाइंड एज द लोकस ऑफ all such particles of the medium which are at any instant vibrating in the same phase of vibration
दैट इज टर्म्ड एज वेव फ्रंट। अब इसको समझने के लिए कंसिडर फॉलोइंग फिगर्स। अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये मैं फर्स्ट फिगर में अपना कर्सर ला रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि सपोज करो कि पानी का एक तालाब है, अब उसमें शांत तालाब है, उसमें पानी हिलजुल नहीं रहा, और उसमें आपने सेंटर में मान लो यहाँ पर एक अपना पेबल ड्रॉप कर दिया। जब आपने ये पेबल ड्रॉप किया तो उसके बाद आपको पता रिपल्स पैदा होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो रिपल्स क्यों पैदा हुए। एक्चुअल में जिस पॉइंट पर आपने पेबल ड्रॉप किया वहाँ से वेव्स जनरेट हुई, वेव्स पैदा हुई। और ये राइट हैंड साइड पे ये फिगर में मैंने ये दिखाया आपको। ये मैंने यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली फिगर्स है वो मैंने atomstock.com से ली, और यहाँ राइट हैंड साइड वाली फिगर जो है वो inqsstudy.com से ली हुई है, और ये हमें मदद करती हैं समझने के लिए वेव फ्रंट्स को। तो यहाँ पर जो सेंटर है, यहाँ देखिए ये जो वेव फ्रंट जहाँ पे आपने पेबल ड्रॉप किया था, स्टोन ड्रॉप किया था या कह लें, वहाँ से वेव्स पैदा हुई। वेव्स प्लेन के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के टर्म्स में सभी डायरेक्शंस में गई, ऑल डायरेक्शंस। ये मैंने राइट हैंड साइड की फिगर में ये बताया कि ये देखिए ये वेव जा रही हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये देखें ना, एक जगह के ऊपर आप देखेंगे यदि एक ही डायरेक्शन में सभी वेव्स जाएंगी तो ये क्रेस्ट सभी जगह ऊपर ऊपर बन रही है, फिर आगे ये ट्रफ बन रही है, क्रेस्ट बन रही है, ऐसे बन रही हैं। पर यदि आप सर्कल में देखेंगे तो सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। यहाँ तो राइट हैंड साइड पे मैंने जब वेव्स चलाई तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बता दिया कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर हैं, या फिर अगले वाले सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं किसी भी टाइम t पर देखूँगा कि यहाँ इस टाइम के ऊपर पार्टिकल्स कहाँ हैं, तो आप कहेंगे ये सारे पार्टिकल्स इस गोले के ऊपर हैं, ये सर्कल के ऊपर। तो इसका मतलब इस केस में जो वेव्स सेंटर से किसी भी टाइम t तक राइट को गई या लेफ़्ट को गई या अदर किसी और डायरेक्शन में गई, उन सभी के ऊपर देखेंगे तो जो एक पार्टिकल्स होंगे वो एक टाइम के ऊपर वो सब के सब सेम फेज़ में होंगे। सेम फेज़ का मतलब यदि कोई ऊपर को वाइब्रेट कर रहे हैं तो सारे के सारे ऊपर को वाइब्रेट करेंगे। यदि हम किसी और ग्रुप को देखेंगे तो हो सकता है वो नीचे को वाइब्रेट करे तो सारे के सारे नीचे को वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक सर्कल के ऊपर बन जाएंगे। ये तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक वेव फ्रंट बन गया। मतलब इन सभी पार्टिकल्स को जो कि एक ही फेज में थे वाइब्रेशन के, उनको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। ऐसे ही यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने ये बताया कि यदि सारी वेव्स राइट हैंड को एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उस केस में ये देखिए ये एक पार्टिकल्स जो होंगे ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। तो उस केस में हम कहेंगे ये हमारा वेव फ्रंट है। क्यों? यहाँ से स्टार्ट हुए पार्टिकल्स वाइब्रेट करना किसी भी टाइम t के ऊपर, जब ये मेरे कर्सर के ऊपर देखें आप यहाँ पहुँचे तो ये जो वेव फ्रंट है यहाँ पर सारे पार्टिकल्स ऊपर को होंगे वाइब्रेट, मतलब क्रेस्ट के ऊपर लाई करेंगे। ऐसे ही अगले वाले में कहीं देखेंगे, हो सकता है ट्रफ में लाई करें, वो भी वेव फ्रंट ही होगा। वो किसी और समूह का और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का वेव फ्रंट कह सकते हैं। पर इस ढंग से हम वेव फ्रंट्स की बात करते हैं। वेव फ्रंट इज मतलब लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स of the medium which vibrate in the same phase of vibration। अब आपके मन में आएगा भाई ये तो हमने पानी के ऊपर कहा, अब मान लो कि आप स्पेस में बात करते हैं। स्पेस में आपके पास एक लाइट का सोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फायरफ्लाई की बात कर लेता हूँ। जुगनू जैसे, जुगनू मान लो खड़ा हुआ है और वो टिमटिमा रहा है, तो जब टिमटिमाएगा तो उससे वेव्स निकलेंगी। अब उस केस में वेव फ्रंट कैसा होगा? तो यहाँ पर यही हम अलग अलग वेव फ्रंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन
the shape of the source of light used, the wavefronts are of the following types. तो फर्स्ट इज सफेरिकल वेव फ्रंट। अब वही बात आती कि जब जुगनू टिमटिमाएगा तो उससे जो वेव्स पैदा होंगी, मान लो किसी भी टाइम पर टी पर उससे राइट की तरफ दो वेव्स जाती हैं मान लेते हैं, तो उससे लेफ्ट की ओर कितनी जाएंगी, वो भी दूर दो ही जाएंगी। ऊपर को कितनी जाएंगी, वो भी दो ही जाएंगी। नीचे को कितनी जाएंगी, वो भी दो ही जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी टाइम टी पर यदि राइट को दो वेव्स जाती हैं तो लेफ्ट को भी, ऊपर को भी, नीचे को, ऑल डायरेक्शंस में दो दो वेव्स जाएंगी। तो इसका मतलब दो वेव्स दूर जो पार्टिकल होंगे उस सोर्स से उस गिवन टाइम के ऊपर वो कैसा वेव फ्रंट बनाएंगे। अब उन सब पार्टिकल्स को जोड़ो तो क्या बनेगा, दिस विल बी ए सफियर। तो ये सफियर बनेगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सफेरिकल वेव फ्रंट। सो इसका मतलब कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, दे आर spherical in nature. So therefore such a wave front is called spherical wave front. तो यही मैंने यहाँ लिखा, the locus of all those points which are equidistant from a point source is a sphere. It is called spherical wave front. अब दूसरा वेव फ्रंट आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, मान लो कि अब आपके पास एक तार है, वायर, और वो लाइन सोर्स हम इसको बोलते होते हैं। तो लाइन सोर्स है हमारे पास, लाइन सोर्स है और वो तार जो है वो लाइट दे रही है, मतलब सभी डायरेक्शंस में तार चमक रही है। अब उस तार के परपेंडिकुलर देखें तो मान लो हम उसके परपेंडिकुलर किसी भी टाइम टी पर देखते हैं, वहाँ से वेव्स उस तार से वेव्स चलनी शुरू हो गई हैं। मान लो किसी भी टाइम टी पर हम देखेंगे स्टार्टिंग से, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 वेव्स राइट हैंड साइड को गई उस तार से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10 जाएंगी, अदर डायरेक्शंस में भी 10 ही जाएंगी, सारी की सारी 10 वेव्स उधर गई, 10 वेव इधर गई, 10 वेव लेफ्ट गई, 10 वेव्स राइट गई, 10 सामने गई। तो इसका मतलब यदि उन सभी को वेव्स को, उन 10 वेव्स के लास्ट वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। अब यदि मैं एक पॉइंट के आसपास मिलाऊंगा तो वो सर्कल बनेगा, पर क्योंकि हम पूरी तार को ले रहे हैं, पूरी की पूरी वायर को ले रहे हैं, तो पूरी वायर के कारण ऐसे सारे सर्कल्स आपस में क्लब कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर। तो इसका मतलब कि जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। तो इसीलिए यदि हम वायर की बात करते हैं तो हम यही डिफाइन कर रहे हैं कि लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are equidistant from a line source is a cylinder and is called cylindrical wave front. तो ये मैंने दोनों यहाँ बना के बताए हुए हैं। ये देखिए, ये पॉइंट सोर्स से मैंने ये बनाया कि पॉइंट सोर्स से ये बराबर बराबर की दूरी पर ये जाएंगे जो वेव्स, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी टाइम पर इस पॉइंट सोर्स से जो इक्विडिस्टेंट होंगे वो सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होंगे। इसीलिए ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये बनेगा स्फेरिकल। और जब ये लाइन सोर्स की बात की, ये देखिए ये लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स के केस में यहाँ से सभी डायरेक्शन में, ये तो सिर्फ ऊपर और नीचे ही दिखाए ना, आप बीच में भी किसी भी पॉइंट से देख सकते हैं, वहाँ से भी ऐसे ही वेव्स चलेंगी सभी। और तो उन सभी पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करेंगे किसी भी टाइम पे जो कि सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होंगे, जैसे ये वेव इधर को गई, इधर को लेफ्ट को गई, राइट को गई, तो दैट विल बी ए सिलेंडर एंड दिस विल बी कॉल्ड ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब कई बच्चों के मन में आता है कि क्या ये वेव फ्रंट यहीं खड़ा रहेगा? द आंसर इज नो। ये जो वेव फ्रंट है ये बढ़ रहा है, मतलब सिलेंडर पूरा ही आगे को फैल रहा है बाहर की तरफ। ऐसे ही जो स्फीयर है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में ये भी पूरे का पूरा बाहर को फैल रहा है। तो ये जो होते हैं ये दो हमारे पास आ गए, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक आ गया हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब जो तीसरा आता है वो है प्लेन वेव फ्रंट। अब देखिए, ये मैं यहाँ पर डेफिनेशन पहले बता देता हूँ कि ए स्मॉल पोर्शन of
a spherical or cylindrical wavefront due to a distant source appears to be a plane, it is called a plane wavefront. अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ। देखो, मैं धरती के ऊपर बैठा हूँ, धरती काफ़ी बड़ी है और जहाँ मैं बैठा हूँ वो तो प्लेन है, वो थोड़ा सफेरिकल है। धरती आपको पता है इट इज़ सफेरिकल, बट आई एम सिटिंग ऑन अ प्लेन। वाई? बिकॉज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ इज टेकन। जैसे आप कमरे में अपने बैठे हैं तो कमरा आपका प्लेन है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। मतलब ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और ए प्लेन वेव फ्रंट, जब आप काफ़ी दूर ले चलें वेव फ्रंट को, तो वो छोटा सा पोर्शन उसका देखेंगे तो इट विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का या सफेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए प्लेन वेव फ्रंट। अब यदि प्लेन वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो नेचुरली है कि जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है उस और लाइट चल रही है, तो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेज ऑफ लाइट। तो यही करके यहाँ पर आ गया व्हाट आर रेज ऑफ लाइट। तो रेज ऑफ लाइट आर द लाइंस परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, दे रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट एंड दे आर कॉल्ड रेज ऑफ लाइट। तो ये रेज ऑफ लाइट हमारी होती हैं। अब यदि स्फेरिकल वेव फ्रंट की देखेंगे ऊपर ना, आप कहेंगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी तो रेज ऑफ लाइट हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। आप क्या करो, जिस पॉइंट पे आपने रेज ऑफ लाइट देखनी है स्फेरिकल वेव फ्रंट के उस हिस्से पर टेंजेंट ड्रा कर लो। टेंजेंट तो आपको ड्रा करना आता है। उस टेंजेंट के ऊपर वहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो दैट विल गिव यू द रे ऑफ लाइट। ऐसे ही आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के ऊपर भी कर सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर तो कंपैरेटिवली आसान है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट मैंने ये एक बना के बताया हुआ कि ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है। ये देखिए, ये मैं कर्सर घुमा के बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये प्लेन वेव फ्रंट है और इसके ऊपर ये मैंने एरो हेड लगा के ये लाइंस बनाई हैं। तो ये जो एरो हेड लाइंस हैं, एरो हेड वाली, दीज आर दी रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम ये आपको रेज ऑफ लाइट के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारी रेज ऑफ लाइट होती है। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स क्लियरली। आप इसको घर में अपने दिमाग में अच्छी तरह से सोचो तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा आइडिया कि क्या है ये, क्योंकि हमने इसी का ही आगे सारे का सारा यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें फिर अगले टॉपिक की तरफ जाना पड़ेगा एंड दैट इज़ द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या? एक्चुअली हाइजेन ने अपनी वेव थ्योरी अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्सप्लेन की थी। अपने उसने प्रिंसिपल्स दिए 2-3, यहाँ पर हमने 3 अजम्पशंस बनाई हुई हैं उसकी। तो तीन अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड उसने ज्योमेट्रिकली ये बताया कि लाइट कैसे चलती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की थी। तो इसको बताने के लिए यही हमने यहाँ पर बताया आपको कि हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। It tells us how a wave front propagates through a medium and helps us to explain the phenomena of reflection, refraction, etc. तो it is based upon the following assumptions. तो ये assumptions क्या क्या हैं ये हम पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि assumptions कैसे हैं ये। तो ये assumptions 3 assumptions हमने यहाँ बनाई हैं। ये पहली assumption है every point on a given wave front, या इसको प्राइमरी वेव फ्रंट भी कहते हैं। ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, मैं यहाँ पर एक और इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ बीच में, और प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट may be regarded as the origin of new disturbances.
अभी समझाते हैं, आप याद कर लो इसको, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, और इसका नाम है प्राइमरी वेव फ्रंट, मे बी रिगार्डेड एज ओरिजिन ऑफ न्यू डिस्टर्बेंसेस। दूसरा पॉइंट है द न्यू डिस्टर्बेंस फ्रॉम ईच पॉइंट spreads out in all directions with the speed proper for the medium. These disturbances are called secondary wavelets. ये दूसरी कि new disturbance from each point spreads out in all directions with the speed proper for the medium. These disturbances are called the secondary वेवलेट्स। तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के इसको अलग से लाइन भी बना सकते हैं। ये लीजिए, ऐसे टी कर दिया है कैपिटल। तो तीसरा पॉइंट इसका द न्यू पोजीशन या फिर न्यू वेव फ्रंट, ऐसे भी कह सकते हैं द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट या फिर न्यू वेव फ्रंट, एक ही बात है। एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप of the secondary wavelets। यहाँ envelopes छोड़ देते हैं, envelope कर लेते हैं, क्योंकि envelope एक ही envelope की बात कर रहे हैं तो ग्रामेटिकली। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात कि every point on a given wave front or primary wave front may be regarded as the origin of new disturbances. Second is the new disturbance from each point spreads out in all directions with the speed proper for the medium. These disturbances are called secondary wavelets. And the new wavefront या फिर new position of the wavefront at any later time is given by the forward envelope of the secondary wavelets. तो इसको समझते हैं क्या मतलब है। तो इसको समझने के लिए let us try to understand। तो ये हमने explanation इसकी बनाई है। अब देखिए, मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है। अब आप कहेंगे पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। अब मैंने मान लिया कि उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर को फैल रहा है। अब मैं कहता हूँ किसी भी टाइम टी के ऊपर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट था ना, वो था ए बी। ये देखिए, ये मैं यहाँ कर्सर अपना चला रहा हूँ, ये ए बी, ये था। ये अंदर वाला नहीं कर रहा, ई एफ नहीं कह रहा, ना ही मैं सी डी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ए बी। तो इसीलिए ये था ए बी। सो यही मैंने पहला पॉइंट लिखा कि लेट ए बी द पोजीशन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ये वेव फ्रंट का हिस्सा था ना ए बी, ये तो पूरा होगा ना, गोल होगा, स्फेरिकल होगा, पर मैं इसका छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ ए बी। अब इसका मतलब है कि जो वेव है इससे पहले जो सी ई एफ पोर्शन था वहाँ से होकर गुजर चुकी है और अभी सी डी तक नहीं पहुँची। क्यों ये पहुँची? अभी मैं कह रहा हूँ टी टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये अभी ये ए बी के ऊपर पहुँची है। अब किसी भी टाइम के ऊपर मान लो आप ए बी की बात कर रही हैं, तो अब किसी भी टाइम थोड़े से टाइम के बाद, मान लो टी टाइम के बाद ही कह लेता हूँ, टी टाइम के बाद ये वेव कहाँ पर पहुँचेगी? ये जो ए बी वेव फ्रंट है उसकी क्या शेप होगी और वो कहाँ पर पहुँचेगी? तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इस वेव फ्रंट के ऊपर ए बी के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट्स ले लो। तो मैंने ए बी सी ये 3 पॉइंट्स ले लिए, आप जरूरी नहीं 3 4 5 6 कहीं भी ले सकते हैं। इस ए बी के ऊपर कहीं भी पॉइंट्स ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी जितने मर्जी ले लो। मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। अब जो हाइजीन का प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो कहता है कि जितने भी इसके ऊपर पॉइंट्स होंगे ना वो अपने आप ही सोर्स बन जाएंगे।
इसका मतलब ये मेरा पॉइंट ए है, ये भी सोर्स बन गया, ये बी है, ये भी सोर्स बन गया, ये सी है, ये भी सोर्स बन गया। और ये दूसरा पॉइंट कहता है ये अपने अपने वेवलेट्स देना शुरू कर देंगे। वेवलेट्स मतलब वेव फ्रंट ही है, मतलब जो प्राइमरी सोर्स था उसके जो फ्रंट्स थे जो पैदा हुए थे वो वेव फ्रंट कहलाए। इसके कारण जो ए बी सी के कारण होंगे उनको हम वेवलेट्स कह देंगे, नाम रख दिया उसका। अब टी टाइम में ये लाइट कितना दूर जाती है, अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब यदि मैं टी टाइम बाद, स्मॉल टी टाइम के बाद देखूंगा तो ये लाइट ए से ए डैश तक पहुंच जाएगी बाहर की तरफ। अब आप कहेंगे अंदर की तरफ भी आएगी, हाँ सभी और जाएगी। इसीलिए मैंने क्या किया कि ए के आसपास एक ये सफियर बनाया, ये गोल आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट ए, छोटा ए जो है स्मॉल ए के आसपास ये एक सफियर बनाया। इसका मतलब टी टाइम में जो हमारी लाइट है, टी टाइम में वो स्मॉल ए से सी टी दूरी तक जाएगी सभी डायरेक्शंस में। तो इसीलिए जो स्फेरिकल वेवलेट्स होंगे उसका रेडियस कितना होगा, वो सी टी होगा। अब आप कहेंगे मैंने बी पॉइंट लिया था, बी से कितना होगा, तो बी के आसपास भी ऐसा ही स्फीयर बनेगा। क्यों, बी भी तो अपने आप एक सोर्स बन गया था। यदि बी अपने आप एक सोर्स बन गया था तो बी से लाइट जो टी टाइम में वो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके बी डैश तक पहुंच जाएगी राइट हैंड साइड पे। ऐसे ही सी पॉइंट से लाइट टी टाइम में सी डैश तक पहुंच जाएगी, पर ये लेफ्ट को भी पहुंचेगी, राइट को पहुंचेगी, ऊपर पहुंचेगी, नीचे, ऑल डायरेक्शंस में। इसीलिए ये हमने सफियर बना के बताए। ए के आसपास सी टी डिस्टेंस, सी टी रेडियस का सफियर बनाया, बी पॉइंट के आसपास भी सी टी रेडियस का स्फीयर बनाया, सी पॉइंट के आसपास भी हम सी टी डिस्टेंस का स्फीयर बनाया। ये जो सी इटैलिक्स में है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट ली हुई है, सी जो अदरवाइज नॉर्मल है वो हमने पॉइंट लिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे ये पॉइंट्स आ जाएंगे जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश एटसेट्रा। अब बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जितने मर्जी बना लो। अब ये थर्ड पॉइंट था ना हाइजेन प्रिंसिपल का, वो कहता था कि न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, जो नया वेव फ्रंट बनेगा टी टाइम के बाद, मतलब ए बी के टी टाइम के बाद वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगा, वो कहता था कि इट इज़ गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये गोले जो बनाए हुए हैं हमने, ये सी के आसपास गोला, ये बी के आसपास गोला, ये स्मॉल ए के आसपास गोला। तो इन गोलों के जैसे ये ए डैश बना, बी डैश बना, सी डैश बना, ये क्या बने, ये यहाँ पर टेंजेंट्स बने हुए हैं इसकी प्रोपेगेशन डायरेक्शन में, टेंजेंट्स। इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला जो सरफेस बनेगा ना, ये सरफेस वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सी डी वाला सरफेस। तो ये सी डी विल गिव द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। इसका मतलब यदि किसी भी टाइम के ऊपर जो वेव फ्रंट है वो ए बी है, तो उसके टी टाइम के बाद जो वेव फ्रंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो सी कैपिटल डी बनेगा वेव फ्रंट, और वो सी टी दूरी के ऊपर होगा, वेयर सी स्पीड ऑफ लाइट एंड टी इज टाइम। तो ये फॉरवर्ड एनवेलप मतलब ए डैश, बी डैश, सी डैश एटसेट्रा सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला बनेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहते थे। अब आपके मन में आएगा कि भाई ये ई एफ भी तो बन सकता था, ई एफ क्यों नहीं बना। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये अगला वाला टॉपिक। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि वाई इज़ देयर नो बैकवर्ड वेव फ्रंट फॉर्मेशन इन द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। एक्चुअल में इसका ये रीज़न है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स जो होता है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द रे एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब फॉर बैकवर्ड वेव फ्रंट थीटा कितना होगा, पीछे को आते समय तो थीटा का एंगल पाई के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, एम्पलीट्यूड था 1 प्लस कॉस थीटा यानी 1 प्लस कॉस पाई इज -1, तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इसीलिए जो हमारा
बैकवर्ड वेव फ्रंट है वो नहीं बनता, सिर्फ फॉरवर्ड वेव फ्रंट ही बनता है, इसीलिए हमारी जो लाइट है वो आगे को जाती है। तो अभी आप फ़िलहाल इतना करेंगे, इसके बाद हम एप्लीकेशंस की ओर चलेंगे। हम देखेंगे कि हाइजीन्स प्रिंसिपल हमारा जो है हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने में कैसे मदद करता है। सो दैट विल बी टेकिंग इन द टाइम टू कम। सो टिल दैट टाइम you'll have to wait. Thanks a lot.